नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लैनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, चैप्टर 7। और आई एम रियली सॉरी जो लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट कर रहे थे। अभी सारे फेस्टिवल चल रहे थे तो थोड़ा सा लेट हो गया उन सब में। चैप्टर 7 का नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, पार्ट फर्स्ट। अभी हम ये चैप्टर शुरू किया है। पीपीटी नोट्स में इंग्लिश में बनाता हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, पीडीएफ डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं इन नोट्स का जिनको चाहिए है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी जब ये चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। और अपने फेसबुक पेज पे भी मैं अवेलेबल कराती हूँ, आप लोग वहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस तो बहुत प्यारा सा नाम है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियोस को आप लोग पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, अगर चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स मुझे करते रहिए। थीम 7, चैप्टर 7 शुरू करते हैं बिना देरी के, ठीक है? चलिए, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। तो ये चैप्टर का जो नाम है कि कल्चरल ट्रेडिशंस, जो पहले से कल्चर स्टैब्लिश था यूरोप में, वो चेंज हो रहा था, उसके बारे में है। इस जो चेंज था इसको रेनेसा नाम दिया। इट वाज रेनेसा दैट मार्क द चेंज ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस इन यूरोप। हुआ कहाँ पर था ये? यूरोप में। 19th सेंचुरी से हुआ तो ये पहले था, लेकिन 19th सेंचुरी में रेनेसा ये टर्म इस चेंज के लिए यूज किया गया हिस्टोरियंस के द्वारा। और जिसका मतलब क्या होता है? बाय जो टर्म है उसका शब्दशः अर्थ होता है रीबर्थ, यानी कि पुनर्जन्म होना, फिर से। अब किस चीज का पुनर्जन्म हुआ था तो वो हम चैप्टर में अब आगे देखते हैं, ठीक है? सोर्सेस हम सबसे पहले देखते हैं, सोर्सेस क्या रहे थे। डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटेड बुक्स, क्योंकि प्रिंटिंग तब शुरू हुई थी। पेंटिंग्स, क्योंकि ये उसी का टाइम था जब पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स और टेक्सटाइल्स, ये नया स्टाइल डेवलप हो रहा था। तो ये सारे के सारे सोर्सेज हैं उनके बारे जानने के लिए। और ये सेम के सेम प्रिजर्व की गई थी गैलरीज और म्यूजियम्स में, अमेरिका और यूरोप की म्यूजियम्स में, तो वहां पर हम लोगों को मिलती हैं। Jacob Burckhardt and his view about Renaissance. तो Jacob Burckhardt was a Swiss scholar from the University of Basel of Switzerland. ये टाइम पीरियड इनका क्या था? देखिए, इनमें जो टाइम पीरियड देते हैं ना, वो टाइम पीरियड वैसे हम याद तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये दिया जाता है ताकि हम टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज हुआ था वो सब भी हम इसके थ्रू नोट कर सकते हैं कि जो स्कॉलर्स रहे हैं या पेंटर्स रहे हैं उनके टाइम पीरियड जब हम नोट करते हैं तो हमको ये भी आता है कि ये जो ट्रेडिशंस थे उनका किस तरीके की चेंजिंग धीरे धीरे आई थी, वो हम इनके टाइम पीरियड के थ्रू भी समझ सकते हैं, ठीक है? कि पहले 19वीं सदी में जो हिस्टोरियंस थे वो क्या सोचते थे, फिर जो नए आते हैं उनका टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे 19वीं या 20वीं सदी है, वो क्या बोलते हैं, तो हम उस चेंज को टाइम के साथ कैसे कैसे बदलता जा रहा है वो हम इसके थ्रू समझ पाते हैं, ठीक है? ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ जर्मन हिस्टोरियन लेपोल्ड वॉन रैंके। जर्मन हिस्टोरियन थे, उनके ये स्टूडेंट थे। इनके जो सर थे, जो भी इनके टीचर थे, उनकी जो थिंकिंग थी वो थी कि हिस्ट्री की जो राइटिंग्स है वो पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है। यानी कि कौन राजा आया, कैसे कैसे आपस में युद्ध हुए, किसने कितने क्षेत्र को जीता, कितनी टेरिटरी किसके अंडर में आ गई रूल में, ये सारा पॉलिटिकल चेंज आता है। लेकिन जैकब जो थे वो कहते थे कि सिर्फ हिस्ट्री का मतलब राजाओं से या उनकी लाइफ से रिलेटेड ही नहीं होता है, वो कॉमन पीपल और उनके कल्चर से रिलेटेड भी जो होता है ना, वो भी सारा हिस्ट्री का ही कंसर्न आता है। क्योंकि जो चेंज आता है सोसाइटी में वो ये मिडिल क्लास या कॉमन पीपल ही लेकर आते हैं। In his book, The Civilization of the Renaissance in Italy, he referred the literature, architecture, and painting to describe how a new humanist culture had flowered in Italian towns from the 14th century to 17th century. अब इसका टाइम पीरियड देखिए, 14th से 17th सेंचुरी था। शुरू कहाँ पर हुआ था? इटली के शहरों में नया ह्यूमनिस्ट कल्चर डेवलप हो गया था। किसके थ्रू ये रेफर हो रही थी? लिटरेचर के थ्रू, आर्किटेक्चर के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू, उनके थ्रू ये चीजें डिपेक्ट हो रही थी, ये चेंज। और ये जैकब की बुक है सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली, उसमें इन्होंने ये चीजें दी बताई हैं। He also wrote the development of new beliefs. अब जो उस टाइम का जो आदमी था, मैन ऑफ दैट एज,
वो कैसे कैसे चेंज हो रहा था, उसके नए बिलीफ्स बन रहे थे, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता था। उससे पहले क्या होता था, सारा का सारा जो उनकी लाइफ होती थी लोगों की, वो चर्च के थ्रू मैनेज होती थी, लेकिन अब ये चेंज हो गया था और अपनी स्किल्स को वो डेवलप कर रहा था एज एन इंडिविजुअल। ठीक है, ही फर्दर रोट दैट मैन वॉज मॉडर्न। उस टाइम पे अब जो था आदमी वो मॉडर्न एज की तरफ जा चुका था, जबकि मेडिवल जो मैन था वो उसका थिंकिंग कंट्रोल की जाती थी चर्च के द्वारा। Changes occurred in Europe between 14 and 17th century. अब इंट्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं कि चेंजेस क्या क्या आए थे और कैसे आए थे। ठीक है, 14 से 17 सेंचुरी के बीच में नए टाउन्स ग्रो करने शुरू हुए, नए नए टाउन्स, नए शहरों का निर्माण होना शुरू हुआ और इसको एक अर्बन कल्चर के नाम से देखा गया कि नया अर्बन कल्चर, नया शहरी जीवन और संस्कृति उभर कर आ रही थी। पीपल ऑफ टाउन थिंक दैट दे वर मोर सिविलाइज्ड देन द पीपल ऑफ विलेजेस। और जो शहरों में ये लोग रहते थे उनको, उनके अंदर ये भावना उभर कर आने लग गई थी कि हम गांव में जो लोग रहते हैं उनसे ज्यादा सिविलाइज्ड है, उनसे ज्यादा सभ्य है, हमको रहने का और जिंदगी का तरीका उनसे ज्यादा पता है। Many towns developed as centers of art and education such as Florence, Venice and Rome of Italy. अब ये मैप के थ्रू हिस्ट्री को आपको देखेंगे तो वो ज्यादा समय तक याद रहती है। ये रहा फ्लोरेंस, ये वेनिस और ये रोम, जहां पर ये रोमन एम्पायर का जो सेंटर था वो इटली में था। ठीक है, तो ये जो शहर थे ये पहले उभर कर आए थे, पहले डेवलप हुए थे। और कैसे हुए थे, रिच एंड एरिस्टोक्रेटिक क्लास, जो रिच क्लास थी यहाँ की, उन्होंने आर्टिस्ट और राइटर्स जो थे उनको पेट्रोनाइज किया, मतलब अपने नाम पर उन्होंने उनको एक तरीके से जैसे होता है ना कि उनको पैसा देना और उनके थ्रू फिर अपने सारे काम करवाना। तो क्या क्या काम करवाते थे वो भी देखेंगे। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ये जो चेंजेस आए थे उनमें से एक था प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेशन, जो बहुत ज्यादा बड़ा था क्योंकि जो आइडियाज डेवलप हो रहे थे वो बहुत जल्दी ही पूरे यूरोप में फैले। वो किसकी वजह से, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। न्यू सेंस ऑफ हिस्ट्री एक डेवलप हुआ यूरोप में कि हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, और हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ये हिस्ट्री का जो हम डिवीजन पढ़ते हैं ना, अर्ली हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न, ये उसी टाइम पे डिवीजन हुआ था हिस्ट्री का। पीपल कॉन्ट्रास्टेड द मॉडर्न वर्ल्ड द एंशिएंट वन ऑफ द ग्रीक्स एंड रोमन्स। तो जो रोमन्स थे और ग्रीक्स थे उनसे अपनी मॉडर्न जो उनकी लाइफ है उनसे उनको कंपैरिजन करने लगे कि पहले क्या था और अब क्या है। रिलीजन इस तरीके से देखा जाने लगा कि रिलीजन सिर्फ चर्च जो हमें बताता है वही नहीं है, रिलीजन एक इंसान खुद चूज कर सकता है उसे किस चीज को, किस बिलीफ को फॉलो करना है, ये अब इंडिविजुअल खुद तय कर सकता था। और डेवलपमेंट साइंस और ज्योग्राफी में इतने ज्यादा हुए थे कि उससे पहले जो बिलीव किया जाता था, चर्च ने जो धारणा बनाई थी कि अर्थ पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है, मतलब अर्थ के चारों तरफ सब कुछ, सूरज भी और बाकी ग्रह भी चक्कर लगाते हैं, ये उससे पहले माना जाता था, वो चेंज हो गया। और दूसरा माना जाता था कि मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी कौन सा है, ये वाला जो यूरोप के और अफ्रीका के बीच में आता है। ये कहते थे कि ये पूरे वर्ल्ड का सेंटर है, ऐसा वो मानते थे। ठीक है, तो रिवाइवल ऑफ इटालियन स्टेट्स यहां से शुरुआत हुई थी। जो सबसे पहले स्टेट्स थे इटली के वो फिर से रिवाइव किए। अब वो ये जो रोम था, रोमन शहर, वो तो जबकि रोम की सभ्यता खत्म हुई तो सब कुछ खत्म हो गया था, डिक्लाइन हुआ रोमन एम्पायर का, तो इटली के सारे टाउन सब कुछ खंडर बन चुके थे। तो रोमन एम्पायर के बाद जब वेस्टर्न यूरोप वापस से रिकंस्ट्रक्ट होना शुरू हुआ फ्यूडल बॉन्ड्स के अंडर में, लैटिन चर्च के अंडर में, जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था फ्यूडलिज्म में, वो चेंज सारा के सारे यूरोप में आना शुरू हो गया था कि फ्यूडलिज्म बॉन्ड्स बनने शुरू हुए थे। तो ईस्टर्न यूरोप था जो इससे वेस्टर्न के साइड से जो वेस्टर्न में रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ, लेकिन ईस्टर्न में जो रोमन एम्पायर था वो किस नाम से जाने लगा था, बैजेंटीन एम्पायर। और उससे और ईस्ट की तरफ जाते हैं, वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो वहां पर इस्लाम ग्रो कर रहा था सारा का सारा। एट दिस टाइम इटली वॉज वीक एंड फ्रेगमेंटेड, और ये जो टाइम था जो था
यहाँ पर इटली पूरा का पूरा वीक भी था और बहुत छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे सिटी स्टेट्स में टूटा हुआ था। ये देखो इटली के कुछ छोटे हैं, ये पूरा का पूरा इटली है। इसमें तो इतने छोटे छोटे हैं मैप में कि स्टार से नीचे लिखे हुए हैं: सेलुजो, मॉन्टफेरेट, ट्रेंट, मेंटुआ, लुका, मडना एंड फेरारा, किंगडम ऑफ नेपल्स, वेनिस, पेपल स्टेट्स, ये ज्यादा, सिसिली स्टेट्स, ये ज्यादा उसमें से बड़े वाले थे। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस, रिपब्लिक ऑफ वेनिस, और पेपल स्टेट्स में रोम था। ये था यूरोप उस टाइम पे। ये इधर देखिए, ये इटली है पूरा का पूरा, ये छोटे छोटे उसमें टूटा हुआ था। इधर होली रोमन एम्पायर स्टेब्लिश हो गया था, मतलब सब कुछ अलग अलग था, सिर्फ पूरा का पूरा जो चर्च सोसाइटी थी वो पोप के अंडर में थी। वो उनको गाइड करते थे कि क्रिश्चियंस जो है उनको क्या करना चाहिए, एम्पेरर्स को क्या करना चाहिए। इस तरफ बाइजेंटीन एम्पायर था, और उससे और उधर की तरफ चले जाते हैं तो वहां पर इस्लामिक वर्ल्ड था। ठीक है, ऑल दिस डेवलपमेंट्स हेल्प इन द रिवाइवल ऑफ इटालियन कल्चर। अब यहाँ पर तो बाकी जगह तो फिर भी फ्यूडलिज्म था, लेकिन यहाँ पर फ्यूडलिज्म धीरे खत्म होकर वहां पर इटालियन कल्चर अपना, क्योंकि ये सारे के सारे अलग अलग थे, बहुत छोटे छोटे थे, तो इनका अपना इटालियन कल्चर डेवलप होने लग गया था। पोर्ट्स ऑन द इटालियन कोस्ट रिवाइव्ड, जो इटली के कोस्ट थे वो, मतलब जो बंदरगाह थी वो फिर से रिवाइव होने लगे, फिर से उभर कर आने लग गए थे। किस वजह से? ट्रेड की वजह से। तो इस्लामिक कंट्रीज के थ्रू, और बीच में आ जाता था बाइजेंटीन एम्पायर, उनके थ्रू जो ट्रेड हो रहा था, तो यहाँ पर देखिए ये है मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पर अगर पोर्ट्स बनेंगे सबसे ज्यादा, वो कहाँ बनेंगे? यूरोप से अगर ट्रेड करना है इनको, क्योंकि ब्लैक सी से इधर आकर ये बाइजेंटीन एम्पायर के, सॉरी बार बार ऊपर चला जाता है, बाइजेंटीन एम्पायर से ये अगर इधर आते हैं, अरे कर्सर कहाँ गया? हाँ, तो ये इधर आएंगे, तो ये बिल्कुल इटली की जो जगह है वो इस तरीके की है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पोर्ट्स बने थे, तो ये ट्रेड के मामले में इटली ज्यादा उभरा वहां पर, फिर है ना, मतलब पैसा वगैरह जहां पर ज्यादा होता है वो ज्यादा उभरता है। From the 12th century, Mongols started trading with China through Silk Route, and as trade increased with European countries, Italian cities played a vital role. तो इस ट्रेड में इस एशिया के साथ जो ट्रेड हो रहा था उसमें बीच में मंगोल्स ने मध्य भूमिका निभाई थी, बीच में वो लोग थे यूरोप के साथ, और उसमें से भी यूरोप में जो ट्रेड हो रहा था उसमें सबसे अहम भूमिका इटालियन सिटीज की थी, सारी की सारी। इनमें से जो ज्यादातर ये सिटीज थी वो इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स थी, जैसे आपने देखे छोटे छोटे फ्लोरेंस, वेनिस, ये रिपब्लिक्स थे बिल्कुल ही अलग से। मैनी सिटीज केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज देयर एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन द हैंड्स ऑफ द रिच मर्चेंट्स एंड बैंकर्स, फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ क्लर्जी और फ्यूडल लॉर्ड्स, एंड दिस हेल्प द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप। ये बहुत ही मेन बात आ जाती है कि बाकी जगह तो फ्यूडल बॉन्ड्स बहुत ज्यादा गहरे थे, लेकिन इटली में जो कंट्रोल था वो रिच मर्चेंट्स के हाथ में था, एडमिनिस्ट्रेशन का सारा, जो कि क्लर्जी के कंट्रोल से बाहर था, फ्यूडल लॉर्ड्स के कंट्रोल में नहीं था। इसलिए इटली में ये चीज पहले हुई, रेनेसा पहले आया, चेंज पहले आया था। The most important Italian state, Florence, wealthy trade city, Renaissance began, जहाँ पर रेनेसा शुरू हुआ था। ये देखिए कितना शानदार पूरा शहर है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस was home to the Medici family, the wealthiest and most powerful bankers in Europe. पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा पावरफुल थी मेडिसी फैमिली, इनका ये जगह थी फ्लोरेंस। और इन्होंने जैसे कि जो वेल्दी फैमिली थे वो क्या करते थे, बाकी सब अपने आर्टिस्ट और जो स्कॉलर्स थे उनको पैसे देकर अपने पूरे शहर को बहुत ही ब्यूटीफाई करवाते थे, मतलब अपने खुद के लिए भी बनवाते थे और पूरे शहर को भी सुंदर बनाने के लिए अच्छे अच्छे बड़े बड़े चर्च बनवाना, सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनवाना, स्टेच्यूज बनवाना। तो ये उनको उनको काम देते थे। मेडिसी फैमिली अपना पूरा वेल्थ फ्लोरेंस को बहुत ही सुंदर बनाने में यूज किया था। द सिटी स्टेट्स, अब कार्डिनल गैस्पेरो कंटारेनी जिन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ वेनिस के बारे में लिखा है कि वहाँ की जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी वो कैसी थी कि 25 साल से ऊपर जो भी हैं लोग वो सारे के सारे हम एडमिनिस्ट्रेशन में उनका स्वागत करते हैं पूरे शहर को चलाने के लिए। उसमें से भी सबसे ज्यादा जो कॉमन पीपल था वो उनको
एडमिट नहीं किया था अपनी कंपनी में, मतलब शहर को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में। क्यों? तो ये कोई भेदभाव वाली बात तो नहीं थी कि जो अमीर है वही शहर को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, जो गरीब है या फिर मिडिल फैमिलीज हैं वो नहीं कर सकती हैं। बल्कि वो इसलिए था कि अगर कुछ ट्रबल आ जाता है कभी सिटी पे, शहर पे या उनके छोटे से राज्य पे, तो उसको, वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो उसको ठीक करने के लिए, ओवरकम करने के लिए कौन कर सकती है? वेल्दीज फैमिलीज हैं। अब अगर वो बराबर के हिस्से लेते हैं जो नीचे की क्लास है, तो उनको क्या है, प्रॉब्लम के टाइम पे, ट्रबल्स के टाइम में भी बराबर खड़ा होना पड़ेगा, जबकि उनके पास पैसे हैं नहीं, वो खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, 25 साल से ऊपर वेल्दीस्ट जो लोग थे वो सारे थे उसमें। अब ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं 14th और 15th सेंचुरी में। क्रोनोलॉजी, ह्यूमनिज्म टॉट एट पदुआ यूनिवर्सिटी इन इटली, 1300 में शुरू हो गया था। पदुआ यूनिवर्सिटी इटली में सबसे पहली यूनिवर्सिटीज में से थी जहाँ पर ह्यूमनिज्म एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। पेट्रार्क गिवन टाइटल ऑफ पोएट लिरेट एंड रोम। 1349 में यूनिवर्सिटी फ्लोरेंस में उसके बाद शुरू हुई नई यूनिवर्सिटी, जो बहुत ही ज़्यादा फ्लोरेंस को और भी ज़्यादा फेमस बना दिया था इस यूनिवर्सिटी ने। Geoffrey Chaucer's Canterbury Tales published. Brunelleschi designs a Duomo in Florence. Ottoman Turks defeat the Byzantine ruler of Constantinople. अब ये जो है ना, किसने फ्लोरेंस का डोमो डिजाइन किया था, कैंटरबरी टेल्स किन्होंने लिखी थी, ये सारी की सारी क्वेश्चंस भी हमको याद रखने चाहिए। गुटेनबर्ग प्रिंट्स द बाइबल विद मूवेबल टाइप, गुटेनबर्ग जिन्होंने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया था। पोर्टुगीज मैथमेटिशियंस कैलकुलेट लैटिट्यूड बाय ऑब्जर्विंग द सन, तब तक थोड़े साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी शुरू हो गए थे। कोलंबस रीचेस अमेरिका, जिनको लगा था कि मैं इंडिया पहुंच गया हूँ, वहां पहुंचकर। लियोनार्डो द विंकी पेंट्स द लास्ट सपर, इन्होंने मोनालिसा और लास्ट सपर दो फेमस पेंटिंग्स बनाई हैं। मिशेल एंजेलो पेंट्स द सिस्टीन चैपल सीलिंग, सिस्टीन चैपल की सीलिंग को बहुत ही सुंदर पेंटिंग से डिजाइन किया है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में मिलते हैं हम। 4 या 5 पार्ट में हम इस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मैं दोबारा मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। और अगर कुछ आपको क्वेरीज हैं तो कमेंट्स में आप बताते रहिए, मैं वीडियोस कैसी बना रही हूँ, अच्छे से अगर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि नहीं, आप प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखते रहिए, बातें करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलते हैं।